हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन शर्मा है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है इटालियन स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऑल दिस इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहा है कि भैया ये डॉक्यूमेंट मिसिंग हो रहा है या डिले हो रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये ट्राई करूँगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपके सारी इन्फॉर्मेशन हैं तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले, जो भी हम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए या जो भी है, तो उस वीज़ा को हम बेसिकली बोलते हैं शेंगेन वीज़ा। तो शेंगेन वीज़ा बेसिकली टोटल 29 कंट्रीज़ को कवर करता है। जो हम बोलते हैं कि कवर करता है, मीनिंग आप वहाँ पे घूम सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन आप जिस पर्टिकुलर कंट्री के लिए स्टडी कर रहे हैं, आपको वहाँ का परमिट चाहिए होगा। अगर आप वर्क के लिए जा रहे हैं तो वर्क परमिट उस कंट्री का चाहिए होगा। तो क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ अभी करंटली इटली की बात कर रहे हैं, पर ऑलमोस्ट प्रोसीजर बाकी कंट्रीज के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, तो शेंगन वीजा इज बेसिकली इट्स अ ट्रैवल परमिट, जो शेंगन एरिया मेंबर्स, थर्ड कंट्री नेशनल्स जो भी यहाँ पे मेंशन किया है उनके लिए है। ठीक है, ओके। ये बात है कि अगर आपको मिल जाता है वीज़ा, तो इनिशियल वीज़ा जब मिलेगा आपको तो वो 1 ही साल का होगा। मान लो आपका 2 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है या 2.5 साल का या 3 साल का, जो भी है, ठीक है। लेकिन इनिशियली जो मिलेगा वो 1 साल के लिए ही होगा। फिर अगेन वो रिन्यू होता है ना। जैसे आपकी कोर्स की लेंथ होगी, एकोमोडेशन, फाइनेंशियल प्रूफ, ये सारा देखा जाएगा और आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन लिया है, अकॉर्डिंगली वो लोग फिर वीज़ा को रिन्यू करवाते हैं। हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत यहाँ पे है कि आप जब एक बार क्रॉस कर लेते हैं बॉर्डर और कंट्री में पहुंच जाते हैं, लेट्स से इटली में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको विद इन 8 डेज ऑफ अराइवल आपको रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर देना रहता है। तो ये अलग प्रोसीजर है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से होता है, और आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो भी आपको हेल्प करती है रेजिडेंट परमिट के लिए, लेकिन नॉर्मली विद इन 8 डेज ऑफ अराइवल। अच्छा, इसमें छुट्टी नहीं गिनी जाती है, मतलब जो हॉलीडेज हैं, जो पब्लिक हॉलीडेज हैं, उनको नहीं गिनना है उसमें। ठीक है, तो इनिशियली जो मिलेगा आपको वो 1 साल के लिए ही मिलेगा। ओके। अब क्योंकि मैं जहाँ पे था इंडिया में, मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे जो एरिया पड़ रहा था वो मुंबई है, या जहाँ पे मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो जैसे आप अलग अलग स्टेट्स के होंगे तो आपके अकॉर्डिंगली मेंशन किया ही हुआ है वेबसाइट पे। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने थे मेरे वीज़ा के लिए, वो मुझे मुंबई में लगता है। तो मैं आपको वो लिस्ट बता दे रहा हूँ कि जो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली मुंबई की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, चेकलिस्ट है ना, कि अगर आपको स्टूडेंट को वीज़ा चाहिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा बेसिकली, स्टडी के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये पासपोर्ट एक चाहिए होगा, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कवरिंग लेटर में, उसके बारे में इन सब के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कवरिंग लेटर, देन प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप जहाँ पे एडमिशन आपको मिला है तो वहाँ से आपको एडमिशन लेटर लेना रहेगा। फिर अगर आपकी जो जो एजुकेशंस हैं प्रीवियस, लेट से मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका बैचलर्स जो भी होगा, या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपका जो मास्टर्स डिग्री होगी उस सब की डिग्री सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि आपको फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्टेशन अटेस्टेड होनी चाहिए, अपोस्टाइल होनी चाहिए, उसका क्या मीनिंग होता है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अपडेटेड सीवी की क्या इंपॉर्टेंस है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अ, आप जब हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो कितनी परसेंट मिल रही है, और रिमेनिंग रह जाता है तो वो कौन कवर करेगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि स्पॉन्सर कौन होगा, उनके पेरेंट्स ही होंगे, राइट। तो पेरेंट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है, उनका सारा 6 मंथ्स का ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट क्या है, कितना दिखाना है बैंक स्टेटमेंट में, है ना, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। और मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो बहुत हाई हैं। तो उस ड्यूरेशन में जब आप जा रहे हैं
तो अगर कुछ हो जाता है तो आपको कौन कवर करेगा, वो मेडिकल इंश्योरेंस है ना, तो वो कंपलसरी है। ठीक है, वो भी लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स और लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंसीज एंड वो सारा दिया हुआ है वेबसाइट पे कि आप उनसे ले सकते हैं। और एटलीस्ट 6 मंथ्स के स्टे के लिए तो आपको लेना ही है। एयर टिकट जब आप जाएंगे उससे पहले ही आपको वीज़ा पर्पस के लिए, जब वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपको एयरलाइन की टिकट रिजर्वेशन भी देनी होगी। और ये फेक नहीं करना है, बहुत से लोग गलत चीज़ें देते हैं, गलत फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको यहाँ पे वो लोग चेक भी करेंगे पीएनआर बुकिंग रेफरेंस से कि हाँ ये वेरीफाई मतलब प्रॉपर जेन्युइन है कि नहीं है, इस चीज ये भी होना चाहिए। और वहाँ पे जब आप रहेंगे, जैसे आप पहुँच जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप इटली पहुँच गए, तो आपको बोर्डिंग लॉजिंग की लिस्ट, एडिक्वेट प्रूफ, आप मतलब होटल का स्टे या जो भी है आपको मिनिमम 30 डेज का आपको दिखाना रहेगा। ठीक है, कि मैं इस जगह रहने वाला हूँ, ये मेरा 30 डेज का प्लानिंग है पूरा। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि डीओवी क्या होता है। डीओवी या डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मतलब जैसे कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है मास्टर्स के लिए, है ना, तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसका एटलीस्ट ये है कि उसने बैचलर्स कंप्लीट किया होगा नॉर्मली। तो अगर उसने बैचलर्स कंप्लीट किया है तो वो डिग्री जो उसकी बैचलर्स डिग्री है, बीटेक हो सकती है, बीएससी हो सकती है, जो भी, तो वो इटली में गिनी जाएगी कि नहीं, है ना, वैलिड है कि नहीं। तो वो चीज़ है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू लेने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स हैं और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको मतलब वीज़ा नहीं हो पाएगा, और सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है, तो हमको थोड़ा सा टाइम इस पे ज़्यादा देना है। डीओवी फॉर्म आपको वीएफएस सेंटर से मिल जाएगा, जैसे कि मैं गुजरात से था तो मेरे लिए वीएफएस अहमदाबाद भी है, और अगर मैं चाहूँ तो वीएफएस मुंबई भी जा सकता था। तो मैंने वीएफएस अहमदाबाद में ही ये फॉर्म लिया था। आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, वो जो फॉर्म आपको वीएफएस सेंटर से मिल जाएगा। आपको फर्स्ट पेज और लास्ट पेज क्लियर कॉपी लगानी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ओरिजिनल जो लास्ट डिग्री होगी, लेट्स से कि आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लास्ट डिग्री हुई बैचलर्स, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लास्ट डिग्री हुई मास्टर्स। तो आपको आपकी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है ना, सबसे पहले वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही अटेस्टेशन करवाना है और कहीं नहीं। उसके बाद एक बार अटेस्टेशन हो जाएगा, आपको ये MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपोस्टाइल करवाना रहेगा। मैं आपको बताऊंगा सैम्पल डीओवी कैसा होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, आप चाहें तो ये अपोस्टाइल ई सानन से भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिए, अटेस्टेशंस बाय एसडीएम, ये नहीं चलेगा स्टडी डॉक्यूमेंट्स के लिए। बाकी सारे बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन जब एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है तो वो आपका कॉम्पिटेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही लगेगा, है ना, तो वहाँ पे एसडीएम नहीं लगेगा। ओके, एक बार आप जब ये मिल जाता है आपको फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी से, उसका आपने डीडी अटेस्टेशन करवा लिया, अपोस्टाइल के लिए आपने भेज दिया, है ना। कहाँ पे भेजना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली न्यू दिल्ली साइड, है ना, तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि ये अगर आपकी इंग्लिश में है तो इटालियन ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन अगर ये इंग्लिश में नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको इटालियन ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा उसका। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये तो हो गया आपकी हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट से जो भी आपने लिया हुआ है फर्दर हायर स्टडीज़ इन इटली के लिए, तो आपको अटेस्टेशन करवाना है, अपोस्टाइल करवाना है। अगर आपकी इंग्लिश में नहीं है तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में डिग्री सर्टिफिकेट है आपके तो आपको वो इटालियन में भी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इटालियन में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो इस वेबसाइट पे, है ना, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके आपको एडमिशन लेटर लेना है। आपको जहाँ से भी आपको एडमिशन मिला है, ऑब्वियसली आपने अप्लाई किया होगा कोई यूनिवर्सिटी में तो आपको एडमिशन मिला होगा, तो जब एडमिशन मिला है आपको तो वहाँ से एडमिशन लेटर लीजिए और एक प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोड करनी रहती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा,
ये दो तीन चीज़ें तो हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो यहाँ पे मेंशन की है, वो है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। मुझे ज़्यादातर लोग जो अभी पूछ रहे हैं या जो भी वो इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। वन एंड द सेम सर्टिफिकेट का मीनिंग, मान लो आपके आधार कार्ड में, आपके पासपोर्ट में, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स में नाम है ना ऊपर नीचे है। कहीं आपका सर नेम पहले आ रहा है, फर्स्ट नेम बाद में आ रहा है, कहीं फर्स्ट नेम पहले आ रहा है, सर नेम बाद में आ रहा है, मिडल नेम फर्स्ट आ रहा है। ये सारे इश्यूज जो हैं, अलग अलग नाम है ना, हम ध्यान नहीं देते वो। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें एक ही है, मतलब ये सारी डिग्री सर्टिफिकेट्स जो भी है, इसमें जो पर्सन है वो एक ही है। उस चीज़ के लिए आपको एक वन एंड द सेम सर्टिफिकेट करवाना रहता है। हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% केसेस में जिन लोगों का भी डिले हो रहा है वीज़ा का, वो वन एंड द सेम सर्टिफिकेट के कारण ही हो रहा है। अच्छा, वन एंड द सेम सर्टिफिकेट का भी सैंपल मैं दिखाऊंगा। देता कौन है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट, इश्यू कौन करता है? नॉर्मली लिखा है यहाँ पे है कि तहसीलदार या मामलतदार को देना चाहिए, लेकिन मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि क्या इश्यूज हैं, है ना। और सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट्स नहीं चलते इसके अंदर। तो बहुत से एजेंट्स जो होते हैं वो हमको बोल देते हैं कि एफिडेविट करवा लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन करवा लीजिए, ये नहीं चलता है इसमें, है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, मैं ये भी बता दूंगा। तो वन एंड द सेम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है, उसको भी अटेस्ट करवाना है, उसको भी आपको अपोस्टल करवाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन का मीनिंग होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड हो गया, अपोस्टाइल हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, है ना। उसके बाद आपको इसको इटालियन ट्रांसलेट करवाना है। जो डिग्री सर्टिफिकेट्स होंगे वो हमारी इंग्लिश में होंगे या लोकल लैंग्वेज में होती है ना। तो वो हमको पहले अटेस्टेशन के बाद हमको अपोस्टाइल करवानी है, और उसके बाद उसका इटालियन ट्रांसलेशन करवाना है। अच्छा, इसमें भी इशू आते हैं लोगों को। इटालियन ट्रांसलेशन आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन सारे लिस्टेड नहीं है। जो माने हुए हैं, माने हुए मतलब जो रिकॉग्नाइज हैं एम्बेसी के थ्रू, तो उनकी ही वेबसाइट पे आपको लिस्ट ऑफ इटालियन ट्रांसलेटर्स जो ऑफिशियल हैं वो मिलेंगे, आप उन्हीं को कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। और ये कंपलसरी स्टेप है, आपको इटालियन ट्रांसलेट करवाना रहेगा। जब इटालियन ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर आपको वीएफएस जो भी आपका जो भी सिटी के अंदर आपका, जैसे मेरा केस में VFS जो था वो अहमदाबाद या मुंबई में कहीं भी करा सकता था, वहाँ आपको ये दे देना रहेगा। ठीक है। तो आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी रहेगी, फर्स्ट पेज लास्ट पेज, है ना। डेटा प्राइवेसी फॉर्म वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आपको सिग्नेचर के थ्रू देना होगा। फिर जिस डॉक्यूमेंट को आपको करवाना है लीगलाइज, वो, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो पहला आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका अटेस्टेशन होना चाहिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से अपोस्टाइल होना चाहिए, फिर इटालियन ट्रांसलेट होगा, उसके बाद लीगलाइज होगा इटालियन एम्बेसी के थ्रू, है ना। तो दिस इज द प्रोसीजर। अच्छा, इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 15 to 20 डेज तो लग ही जाते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि आपको डीओवी लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, तो डीओवी के लिए सबसे पहले आपको प्री एनरोलमेंट समरी करना रहेगा। तो आपको, आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इटली के अंदर या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, है ना, अगर आप दूसरी कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, सबसे पहले एडमिशन लेटर उनका लेना है। उस एडमिशन लेटर के बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ से आप प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली ये कहने का है कि इट वो बताता है प्री एक्सेप्टेंस बाय इटालियन यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये कंपलसरी है नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो ये अगर हम, जो वीज़ा है वो टाइप डी वीज़ा गिना जाता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा। ठीक है। तो ये कंपलसरी स्टेप है उसके लिए। सेकेंड, क्योंकि हमको डीओवी चाहिए, अब डीओवी तब मिलेगा जब हम फाइनल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट जो होगा, हम उसको अटेस्टेशन कराएंगे, अपोस्टाइल कराएंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ जो है कैसे रहती है, ये सैंपल। मान लीजिए आपका ऐसा कुछ डिग्री सर्टिफिकेट है ना, ऐसा कुछ फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है, प्लस मार्कशीट्स भी, सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट्स नहीं, मार्कशीट्स भी। तो आपको सबसे पहले इस डिग्री सर्टिफिकेट को, अगर आप दूसरे साइड देखेंगे, दिस इज द अटेस्टेशन, दिस इज द अटेस्टेशन, किसने किया होगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया होगा।
जब भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस स्टेट से आपने डिग्री ली है वहीं का आपको चाहिए, है ना। वहाँ से आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये करवाना रहेगा। उसके बाद ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएगा अपोस्टाइल के लिए। तो ये जो आपको स्टैम्प दिख रहा है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैम्प है ना। दिस इज अपोस्टाइल, तो इसको अपोस्टाइल बोलते हैं, दिस इज अटेस्टेशन। जब ये दोनों चीज हो जाएगी आप, है ना, जब ये दोनों चीज हो जाएंगी उसके बाद थर्ड प्रोसीजर क्या रहता है। थर्ड प्रोसीजर है आपको इसको इटालियन में कन्वर्ट करवाना है, इटालियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाना है ना। जब ये इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, उसके बाद आपको इसको लीगलाइज करवाना है। तो लीगलाइज करवाने के लिए क्या करना रहेगा, आपको सबमिट करना होगा इटालियन एम्बेसी में, है? एक बार इटालियन एम्बेसी में सबमिट हो जाएगा, सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, देन यू विल गेट अ डीओवी। अच्छा, डीओवी क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपकी एजुकेशन जो इंडिया में है वो इटली में वैलिड है कि नहीं उसके लिए किया जाता है। अच्छा, अब डीओवी अलग है, वीज़ा अलग है ना। वीज़ा के लिए डीओवी कंपलसरी है अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। अब दो प्रोसीजर है, क्योंकि डीओवी काफ़ी टाइम लेता है तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डीओवी और वीज़ा दोनों साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हो कि पहले डीओवी अप्लाई करो, जब डीओवी आ जाए देन वीज़ा के लिए अप्लाई करो। पर टाइम सेविंग के लिए नॉर्मली लोग डीओवी और वीज़ा दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने चाहिए। ओके, डीओवी कैसा दिखता है, डीओवी ऐसा कुछ दिखेगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे प्रॉपर, उसके बाद आपको एम्बेसी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट देगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपका जो भी फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है आपने जो इंडिया में से लिया है वो कितने साल का था, क्या था, किस में लिया है, किस फील्ड के अंदर है, वो सारी चीज़ें, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग विल बी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई होंगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे अगर आप टॉप देखेंगे तो यहाँ पे है ना ये स्टैम्प किया हुआ है और ये स्टेपल किया होगा, गलती से भी ये स्टेपल मत निकालिए। जैसे कि अगर आपको जेरोक्स करवाना है तो आप स्टोर पे गए तो भूल गए और उसने ऐसा पिन खोल दिया, स्टेपल खोल दिया, तो ये डिग्री, ये जो भी सैंपल डीओवी दिख रहा है आपको ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है आपको कि इसको निकालना ही नहीं है, एक बार ये मिल जाए इसको सेफ रख दीजिए कहीं। जैसे आप प्रिंट आउट या इसका जेरोक्स करवा रहे हैं तो भी बहुत सेफली इसको निकालना नहीं, पॉइंट ये है इसको निकालना नहीं, है ना। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, पासपोर्ट में, आपके डिग्री सर्टिफिकेट में कुछ अलग अलग नाम्स लिखे हैं ना, तो उस केस में आपको वन एंड द सेम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये एक सैंपल है और इसका कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे रहता था तो मेरे नियर बाय जो मामलतदार ऑफिस पड़ता था मैंने उसका ही वन एंड द सेम सर्टिफिकेट वहीं से करवाया है। अच्छा, इसमें आपको ये लिख सकते हो, आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन करवा सकते हो, अलग अलग जो नाम आपके अलग अलग सर्टिफिकेट्स में या डॉक्यूमेंट्स में है वो सारे एक ही पर्सन को बिलोंग करते हैं। आपको वो चीज़ ध्यान देनी है ना। तो एक बार वो चीज़ आप प्रॉपरली कर लेंगे तो कोई इशू आएगा नहीं। अच्छा, इसमें इशू क्या रहता है वैसे, क्योंकि ये किसी के अथॉरिटी में नहीं है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। तो इफ़ यू गो टू अ मामलतदार ऑफिस, दे नॉर्मली उनको नहीं पता कि ये क्या है, हम क्यों दे, है ना। तो यू हैव टू, आपको उनको समझाना रहेगा कि मुझे ये क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए मुझे, है ना। और वीज़ा के जो चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बताइए कि कौन इशू कर सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बैठ के समझानी पड़ेगी। इट टेक्स टाइम, सो इफ़ यू हैव सम कनेक्शन, गुड रेफरेंसेस हैं तो अच्छा है, फैमिली में कोई है तहसीलदार, मामलतदार, देन इट्स गुड। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल रहता है, इतनी इजीली मिलता नहीं है ये, है ना। पर मैंने इसलिए बोला कि आपको थोड़ा सा समझना होगा कि टाइम कैसे मैनेज करो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी दिखेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एंड में आपका 99% केस में इस डॉक्यूमेंट की वजह से सबका डिले हो रहा है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ऑल्टरनेटिव डीओवी CIME सर्टिफिकेट भी रहता है। अब ये हर जगह वैलिड नहीं है, डीओवी आने में टाइम लगता है। तो बहुत से लोग ये भी ट्राई करते हैं कि ये सर्टिफिकेट ट्राई करते हैं कि मिल जाए, और अगेन जिस इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ये वैलिड है कि नहीं, तो आपको ये भी चीज़ देखनी है। पर नॉर्मली सब लोग डीओवी के लिए ही प्रीफर करते हैं और डीओवी के लिए ही ट्राई करते हैं। ओके, ये रहा फाइनेंशियल प्रूफ। अब ये जो मेंशन किया हुआ है ये 24-25 के लिए है कि
आप जा रहे हैं है ना अब्रोड, तो आपके पास फाइनेंशियली यू आर स्टेबल और कि नो, तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है ना? अगर कोई स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है तो आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करेंगे स्टूडेंट्स के केस में। तो आपके अमाउंट इतना होना चाहिए मिनिमम पर ईयर, है ना? और ये एक साथ नहीं दिखाना है, जैसे सडनली मुझे पता चला कि मुझे वीज़ा अप्लाई करना है और मैंने एक साथ दे दिया, एक साथ इतना ट्रांसफर कर। थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, 6 महीने पहले से थोड़ा प्लानिंग कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, है ना? क्योंकि आप ये जो अमाउंट है ये बेसिकली पेरेंट्स दिखाएंगे, है ना? अब ध्यान ये रखना है क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको। तो आप एफडी भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एफडी अलग चीज़ है। मेन चीज़ फाइनेंशियल प्रूफ का यही है कि आप सक्षम हैं कि इन केस अगर वहाँ पे जाके कुछ होता है, आप नहीं मिल रहा फाइनेंशियली, कुछ स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ है, और दिस इज़ रफ फिगर, जो भी करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और 6 महीने का स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट, बैंक मैनेजर का सिग्नेचर भी चाहिए होगा आपको इसमें। नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि हाँ, स्टूडेंट्स के केस में जो स्पॉन्सर्स होते हैं पेरेंट्स ही रहते हैं, ठीक है। तो उनका आईडी प्रूफ रहेगा, आईटीआर, सैलरी स्लिप, डीमेट अकाउंट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत बार ये केस भी होता है, एक दो स्टूडेंट्स का जो मुझे आया था जानकारी, कि उनके पेरेंट्स फार्मर हैं या है ना एग्रीकल्चर में हैं, तो जिनकी फिक्स सैलरी नहीं है मंथली मंथली, तो वो क्या करें, है ना? तो उस वजह से भी लोगों का रिजेक्ट या डिले हुआ है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनका जो भी आपकी ज़मीन होती है कुछ है उसका प्रॉपर स्टेटमेंट और सीए का ऑडिट एक लेटर लगवाइए, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि हमारे सीए ने प्रॉपरली ऑडिट किया हुआ है, सब कुछ है प्रॉपर, ठीक है। तो हम स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारे चिल्ड्रन को, है ना? तो वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी है। आप जब इटली में जा रहे हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कंपलसरी लेना ही है। कौन कौन सी एजेंसी या इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे मेंशन है ना? और कम से कम इतना होना चाहिए, 30,000 यूरोज ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और रिपेट्रिएशन क्लॉज का मीनिंग होता है कि अगर आप वहाँ पे जाके बीमार हो रहे हैं, इंजरी हो रही है, कुछ हो रही है, तो आपको यहाँ पे वापस लाना, वो सारा इंतजाम कर पाए, है ना? और वो सारे खर्चे जो है यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट दे पाए, दैट इज ये तो आप जब भी इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें ये लिखा ही होगा, है ना? ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी, अगर नहीं है तो एक बार चेक कीजिएगा। एयर टिकट, ऑब्वियसली आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लियर रखना है कि आप बुकिंग जब दिखा रहे हैं तो उसके अंदर कि जेन्युइन बुकिंग है आपकी, है ना? तो आपकी एयर टिकट कौन से दिन जा रहे हैं वो सारी चीज़, हाँ ये टेंटेटिव रहता है, जैसे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा की कोई डेट लेंगे, है ना? वीज़ा की जो डेट होगी और आपका एक टेंटेटिव प्लान होगा कि मेरा एडमिशन, मेरा मास्टर्स डिग्री का कोर्स लेट से इस मंथ में चालू होने वाला है, तो इस तारीख को चालू होने वाला है, तो आपको कब तक वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है ना? तो आपको वीज़ा जब मिलेगा और वीज़ा के कौन से टेंटेटिव डेट में मैं ट्रैवल करूँगा, है ना? तो वो एक चीज़ आपको टिकट करनी है। अ, ये चीज़ ध्यान रखना जब आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो कैंसलेशन वाली जो फ्री कैंसलेशन होता है ना या अपडेट वाली, वो वाला क्या रहिए इधर, नहीं तो अननेसेसरली नुकसान हो जाएगा। और दूसरा है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद एकोमोडेशन ढूंढना नहीं है, यहीं से एकोमोडेशन दिखाना है, तो एयरबीएनबी है ना, Booking.com ये है, या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो जहाँ पे आप वहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन दिखाना होगा एटलीस्ट 30 डेज का, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर्स के अंदर है, ठीक है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मिस हुआ, कवर लेटर। जब आप कवर लेटर लिखते हैं, और कवर लेटर लिखना कंपलसरी है, अगर आप पहले पे जाएंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे तो आप देखेंगे कि कवर लेटर लिखा हुआ है। कवर लेटर में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप क्यों जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखिए, आप जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी तारीख को जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं, फाइनेंशियली कैसे कवर हो रहा है आपका स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग, रिटर्न के क्या प्लान है ना? सारी इंफॉर्मेशन लेकिन एक ही पेज का करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो होगी वो कवर लेटर ही देखेंगे एम्बेसी वाले। वो यही देखे जाएगा कि आपके इंटेंशंस क्या है, क्लियर है कि नहीं आपके इंटेंशंस, कितने मोटिवेटेड हो और कुछ गलत तो नहीं है, है ना? तो वो बहुत ध्यान दे के लिखिए,
ठीक है, कवर लेटर जब भी लिख रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं मेरा एक सैम्पल कवर लेटर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स कि एमईए से ही अपोस्टल करवाना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से एनरोलमेंट समरी लेनी है, लीगल गार्जियंस ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो पेरेंट्स ही रहेंगे, है ना, वही स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड यस, गुड लक विथ योर एप्लीकेशन। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ रह गई है या कुछ ज़्यादा डिटेल में मुझे मेंशन करनी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, है ना। और मैं और भी प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली, एक दो वीडियोस और भी, कि लेट्स से कि ये तो स्टडी वीज़ा के लिए था। अब मान लो कि स्पाउस या आपके डिपेंडेंट वीज़ा के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स चेंज है, वो भी मैं एक दो वीडियोस में और कवर करूँगा। एंड मेरा ये भी एक प्लान है कि एक बार आप इटली आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हमको रेडी रहना है ना। तो मेरा अभी भी प्लान है एटलीस्ट दो तीन वीडियोस और बनाने का। पर आप मुझे बताइए कि अ, इसमें कुछ मिस हो रहा है या कोई और गाइडेंस आपको थोड़ी और डिटेल चाहिए, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। एंड मेरा मेन इंटेंशन यही है कि जो इश्यूज स्टूडेंट्स हम फेस करते हैं, है ना, तो वो थोड़े कम हो जाए और एक दूसरे को हेल्प करें, राइट। थैंक यू।